बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मंसर बर्रास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में इस्लाम हस्ब साबक हस्ब रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो, और अल्लाह करे यहाँ से गुर्बत और अफलास का ख़ात्मा हो। जी अली रज़ा अलवी साहब, क्या ख़बरें हैं? जी मंसर बर्रास साहब, आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे खुतबा हज से। आज खुतबा हज देते हुए इमाम साहब का कहना यह था कि उम्मत को चाहिए कि एक दूसरे से शफ़क़त का मामला रखें। उन्होंने कहा अल्लाह ने फ़रमाया है कि तज़किया नफ्स जो है उसको इख्तियार करो, तकवा को इख्तियार करो। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपने घर वालों को नेकी का हुक्म दो और अच्छी तरबियत करो। उन्होंने कहा दुनिया भर के इस वक्त 2-3 साल के बाद दुनिया भर के 10 लाख लोग और पाकिस्तान के तकरीबन 80,000 आज़मीन हज जो हैं वो फ़रीज़ हज अदा करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं। बारगाह खुदाबंदी में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ जारी हैं। फिर आज इमरान ख़ान ने एक दफ़ा फिर कहा है कि हुकूमत चाहे तो गिरफ़्तार कर ले, न्यूट्रल्स के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि न्यूट्रल्स को कमज़ोर करने का मतलब ये होगा कि मैं मुल्क दुश्मनों को मजबूत करूँगा और मुल्क को कमज़ोर करूँगा, इसलिए मेरा ऐसा कोई मामला नहीं है। वो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से खुशाब में गुफ्तगू कर रहे थे, जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के बावजूद नताइज आएंगे और हमज़ा हर सूरत में फ़ारिग हो जाएगा और हमज़ा शहबाज आइंदा वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेगा। उनके लहजे में बड़ा एतमाद था, इस पर भी बात करेंगे। फिर साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर ख़वातीन को हरासा करने के संगीन इल्ज़ामात जो हैं मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। तैयबा गुल ने पहले तो एक मुबैना वीडियो के मामले को सामने लेके आई। उन्होंने कहा कि उनकी वीडियो बनाई गई। उन्होंने ये भी बताया कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उन्हें 1.5 महीने के लिए शर्फ़ मेज़बानी से नवाजा गया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इमरान ख़ान ने कहा था कि रियासत मदीना है और रियासत मदीना में उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन उन्होंने इसके आगे एक और इल्ज़ाम लगाया कि शहजाद सलीम डीजी नैब लाहौर, डीजी नैब पंजाब ने के कहने पर उनकी बहना वीडियो बनाई गई। उसके बाद आज डीजी नैब ने उनके ऊपर हरतक इज़्ज़त का दावा कर दिया है, 10 करोड़ हर जाने का नोटिस भिजवाया गया है। इस सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ केस गलत था, उनके ख़िलाफ़ हीरोइन बरामद करने का मामला गलत था। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात की है फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है, जबकि उस दौर के वज़ीर जो नारकोटिक्स के हवाले से, मनशियात के हवाले से वज़ीर ममलिकत जो काम कर रहे थे शहरियार अफरीदी, वो कस्में उठा उठा के कहा करते थे कि मैंने अल्लाह को जान देनी है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मज़हर बल्ला साहब की तरफ बढ़ते हैं और ख़ुतबा हज के हवाले से बात शुरू करते हैं कि इसमें आज मज़हर बल्ला साहब इमाम साहब ने ख़ुतबा हज में एक एतमाद की बात की, मोहब्बत की बात की, इत्तिफ़ाक़ की बात की, तक़वे की बात की, तज़किया नफ्स की बात की। आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये है कि तमाम मुसलमानों को मुबारक हो कि कोरोना की वबा के बाद एक भरपूर हज हो रहा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और फ़रीज़ा हज की अदायगी जो है यकीनन एक अच्छी बात है। सही है। फिर ये है पाकिस्तान के हवाले से, देखिए कि उस पे तो हमने उस वक़्त भी खैर तनकीद की थी, आज भी करते हैं कि हज इतना महंगा नहीं होना चाहिए दुरुस्त है। जितना मौजूदा हुकूमत ने महंगा कर दिया। यानी इनसे पहले 4.5 लाख का था, आपको 9 लाख का पड़ता है, तो डबल हो गई कीमत। सही है। वो इतना हज महंगा ना करें, आम लोगों की दस्तरस में रहे। सही है। आम लोगों की भी ख्वाहिश है कि वो हज करें। दुरुस्त है। अब जो ख़तीब साहब ने वहाँ खुतबा दिया, उन्होंने तो यकीनन उम्मत मुसलमान की बेहतरी के लिए बहुत सी बातें की। ठीक है। अब हमें हमारे लिए सोचने का, और ख़ास तौर पर जो मजहबी मकातबे फ़िक्र है उनके लिए एक लम्हा है सोच का कि जब वो कहते हैं इमाम काबा जी। कि जनाब वाला आपस में मोहब्बत रखो, शफ़क़त रखो, यहाँ हमारे मौलवी साहबान फ़िरक़ों को हवा देते हैं, यहाँ हमारे मौलवी साहबान कुफर के फतवे बांटते हैं। सही है। यहाँ हमारे मौलवी साहबान शिर्क के फतवे बांटते हैं। यहाँ हमारे मौलवी साहबान कहते हैं कि इस तरह नमाज जायज़ है, इस तरह नमाज जायज़ नहीं। यहाँ हमारे मौलवी साहबान ने मसाजिद पे ऐसे कब्ज़ा कर रखा है और वो कहते हैं कि कोई दूसरा इस पे नमाज नहीं पढ़ सकता। आप मुझे बताइए कि जो लोग हज के मौका पर
या खाना काबा में या मस्जिद नबवी में इकट्ठे नमाज पढ़ लेते हैं, उन्हें क्या बीमारी पड़ती है यहाँ आकर कि वो यहाँ नहीं इकट्ठे इकट्ठे नमाज पढ़ते? नहीं पढ़ते, ऐसे ही बिल्कुल। यहाँ इकट्ठे यानी जनाजे नहीं होते। हम्म, और फिर इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ मतशद्दद किस्म के उलमाए दीन हैं। मेरी तो दरख्वास्त ही है उनसे कि भाई आप कोई रहम करें लोगों पे, मुआशरे पर। कि जो बरे सगीर के मुख्तलिफ शहरों से मंसूब हैं उनके फ़िरके, उन्होंने मुआशरे में ज़्यादा जहर फैलाया है नफ़रत का। दोस्त है। उन्हें चाहिए था कि मोहब्बत का दर्स देते। और आज जो खुतबा हज देने वाली शख्सियत हैं मुसलमानों की, एक मोतबर शख्सियत, उनकी बात ही मान लें और आज अहद करें सही है, कि आइंदा हम फ़िरका परस्ती की बात नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। आइंदा मुसलमान का भाई है, जो भी कलमा गो है वो मुअज़्ज़ज़ है, मोहतरम है, दुरुस्त है, और उसके साथ शफकत और मोहब्बत का रिश्ता है। दुरुस्त है। फिर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद हैं, तो मुसलमानों को साबित करना चाहिए कि वो एक जिस्म की मानंद हैं। आप मुझे बताइए कि जब फ़लस्तीन में जुल्म होता है जी हाँ, तो क्या मुसलमान हुक्मरान इस हदीस को नहीं सामने रखते कि एक जिस्म की मानंद हैं? रखना चाहिए। क्या जब शाम में बच्चों को, औरतों को शहीद किया जा रहा था तो इनके ज़हन में ये बात नहीं आई? सही है। क्या जब इराक पर बमबारी हो रही थी, अफगानिस्तान पर हो रही थी, यमन पे हमले या खुद हो रहे लीबिया हैं, जो पर, या यमन पे यमन पर हो रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। यमन को घेरने वाले कौन हैं? मुसलमान ही। बिल्कुल पाबंदियां लगाने वाले कौन है? मुसलमान। सही। तो क्या ये मुसलमान शफकत का रिश्ता रख रहे हैं? सही। बिल्कुल नहीं। क्या मोहब्बत का रिश्ता रख रहे हैं? नहीं। अब इसी तरह ईरान पर देखिए 42 साल से पाबंदियां हैं। जी हाँ, क्या मुसलमानों ने आवाज़ बुलंद की कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क पर पाबंदियां क्यों लग गईं? सवाल ही नहीं पैदा होता। बल्कि खुद ब्लॉक्स में तकसीम है, नफरत बढ़ा रहे हैं। मुसलमान ममालिक ईरान के खिलाफ सफ में चले गए और पाबंदियां लगाने वालों में शामिल हो गए। क्या मुसलमान हुक्मरानों के दिलो दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम एक जिस्म की मानंद हैं? सही है। और जब कश्मीर में भारतीय अफवाज जुल्म करती हैं, जब कश्मीर में नौजवानों का कत्लेआम होता है, जब कश्मीर में औरतों की इज्जतों पर, हुर्मत पर हमले होते हैं, जब कश्मीरी बच्चों को गोलियों से भून दिया जाता है, तो मुसलमान हुक्मरानों के दिलो दिमाग में ये बातें क्यों नहीं आती कि हम एक जिस्म की मानंद हैं? जब बर्मा में मुसलमानों का कत्लेआम होता है तो ये बातें क्यों नहीं आती? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ मौलवी साहब कि हमारे यहाँ नफ़रत के बीज बोए गए, हमारे यहाँ फ़िरका परस्ती के बीज बोए गए। और ये 1 सदी पहले अल्लामा इकबाल कहा करते थे, हमारे कौमी शायर, कि फ़िरका बंदी है ठीक है तो कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। तो ये मुसलमान 1 सदी गुजरने के बाद भी ये क्यों नहीं भूल सके कि हम मुसलमान हैं? आज आप किसी से पूछें कि आप कौन हैं, वो अपने फ़िरके का नाम लेगा, मुसलमान नहीं कहेगा। आज आप किसी से पूछें, वो अपनी ज़ात का नाम लेगा, वो ये नहीं कहता मैं मुसलमान हूँ। हालांकि दोनों हवालों से पहला जवाब ये होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। सही। पहला जवाब ये मैं मुसलमान हूँ, दूसरा जवाब ये कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और फिर उसके बाद डिटेल में चले जाएं ज़ात के हवाले से, कबीले के हवाले से। बिल्कुल सही। लेकिन फ़िरके के हवाले से तो बात ही ना करें ना। कोई शक नहीं है। बिल्कुल जिसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान है। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल मजहब से। तो इस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम हर साल खुतबा हज सुनते हैं, मुसलमान बदकिस्मती से उस पर अमल नहीं करते, हमारे अमाल ऐसे नहीं है। देखिए मुसलमान मुल्कों में मिलावट की जाती है, धोखे दिए जाते हैं, मुसलमान मुल्कों में कम तोला जाता है, बदयांती होती है। ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। सही है। तो हम अगयार की तरफ जब देखते हैं
तो वो ये काम नहीं करते सही, जो हम कर रहे होते हैं। इसी पे एक और पहलू की तरफ जाना है। रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया। उनका बयान जारी हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि इत्तेहाद उम्मत का बेहतरीन मज़हर होता है हज, और हमारे इत्तेहाद से अमरीका और इस्तेमार जो है वो घबराता है, वो डरता है, वो खौफज़दा होता है, उसको बड़ी तकलीफ़ होती है जब मुसलमान मुत्तहिद होते हैं। तो हमें अपने इत्तेहाद को मजबूत और मुस्तहकम करना होगा। देखिए, हज का जो मरहला है उसमें से एक ताकत नज़र आती है मुसलमानों की, ऐसा ही है कि वहाँ गोरे काले अरबी अजमी सब एक हुए होते हैं। सुभान अल्लाह। और फिर उसमें देखिए कि कोई अफ्रीका का मुसलमान है, कोई सऊदी अरेबिया का मुसलमान है, कोई इराक़ का मुसलमान है, कोई ईरान का, कोई अफ़गानिस्तान का, कोई पाकिस्तान का, कोई चाइना का, कोई जापान का, कोई बरतानिया का। तो ये एक तरह से मुसलमानों की ताकत होती है कि हर रंग व नस्ल से लोग जमा होते हैं। ये इत्तेहाद का एक खूबसूरत मज़ारा है। यही इत्तेहाद का मज़ारा सारा साल हमें नज़र आना चाहिए कि मुसलमान अपने मुसलमान भाई को भाई समझे। बिल्कुल सही है जी। आगे बढ़ते हैं जी इमरान खान के ख़िताब की तरफ। और इमरान खान ने आज कहा, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है तो बेशक शौक़ से करे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान ने और भी बहुत सारी गुफ्तगू की थी। उन्होंने जो गुफ्तगू की, उनकी गुफ्तगू का एक टुकड़ा हम आपको सुनाएंगे और उसके बाद फिर मज़हर बल्ला साहब से राय लेंगे कि इस पे आप क्या कहते हैं। आपसे भी राय लेंगे, आप भी देखिएगा कि इस पे इमरान खान क्या कह रहे हैं। जी मज़हर बल्ला साहब। मैं आज चैलेंज करता हूं, आप जितना मर्जी एफआईआर काटें, मेरे ऊपर 15 एफआईआर काट चुके हैं, मेरी टीम के ऊपर दहशतगर्दी के केस काट चुके हैं, धमकियां दी जा रही हैं। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। वो लाहौर वाले को भी मैं बता रहा हूं कि तुमने जो मर्जी करना है, तुम सिर्फ अपने आप को जलील करोगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुम जितनी धांधली करवाओगे, तुम जो मर्जी कर लो, धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह जब ये बाय इलेक्शन का अगले इतवार इनके फैसले आएंगे तो हमजा कुकड़ी वापस जाओगे। जी जनाब, जो इसका फैसला आएगा इलेक्शन का, तो हमजा जो है वो वज़ीर आला नहीं रहेगा। और कौन डरा रहा है, इस पे भी ज़रा उन्होंने जो इशारा दिया है ज़रा वाज़ेह करें। अच्छा, इसमें ये देखिए, उन्होंने दो समत तनकीद की है। एक तो हुकूमत को हदफ़ तनकीद बनाया है, एक अदारे की तरफ भी इशारा किया है, और वो जो साहब लाहौर में है उसका नाम ले चुकी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, और इन्हीं से मिलता जुलता नाम है उनका। तो गुजारिश ये है कि जो 9 नंबर से फ़ोन, देखिए 9 नंबर से फ़ोन तो जितने भी खुफिया अदारे हैं उसमें सिविल एजेंसियां भी हैं, आर्मी की भी हैं, वो 9 नंबर से आता है। आजकल लोगों ने अक्सर फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा रखे होते हैं, सही, तो ये बहुत सी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी। फिर मैं ये एक बात, उनको अपनी ज़ाहिर है सियासी मकबूलियत पे उनको अपने बड़ा नाज है इमरान खान साहब को, तो वो कहते हैं कि कोई जो मर्ज़ी कर ले हम जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे कि उन्हें अपने जलसों में लोगों का रश नज़र आ गया, सही, और वो बड़े पुरुमीद हैं। आज भी सुबह मुझे पीटीआई के एक रहनुमा ने फ़ोन किया कि क्या तज़िया, मैंने उन्हें अपना तज़िया बताया
तो मैंने उन्हें कहा जी गुजारिश ये है कि अगर तो आप आधे से ज़्यादा इलेक्शन होता है पोलिंग डे पे, अगर आपने पोलिंग डे पे पैरा पूरा दिया सही है। और अपने उसी पैरे में गिनती भी करवा ली तो आप लोग जीत जाएंगे। ठीक है। चूँकि कोई जितनी भी धांधली कर ले, कोई इंतज़ामी मदाखलत कर ले, तो वो लोग जो इंतज़ामी मदाखलत करते हैं वो 18 को 20 तो बना सकते हैं मगर 20 को 100 नहीं कर सकते। सही बात है। वो छोटा मोटा फ़र्क जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एक कराची में रफड़ पड़ा हुआ है, वो टीएलपी वाला जीत रहा था तो 65 वोटों से एमक्यूएम को वो कहते हैं जितवाया गया। सही है। ठीक है, तो 65 वोटों में तो गड़बड़ हो सकती है, 100-200 में भी हो सकती है, लेकिन हज़ारों में गड़बड़ नहीं हो सकती। तो वैसे मेरा तो ये ख्याल है कि हमें बजाय अदारों पे तनकीद करने के हमें अपनी सियासत की तरफ देखना चाहिए, इलेक्शन लड़ें। और मेरी तो हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है कि जनाब वाला छोड़िए इंतज़ामी मदाखलत, जो जीतता है उसको जीतने दें। सही है, बिल्कुल ठीक है या नहीं? सही। हारने वाला हार, अच्छी जमहूरियत की तस्वीर पेश करें। जी, अच्छी जमहूरियत की तस्वीर पेश करें। जो जीतता है उसे जीतने दें, जो हारता है उसे हारने दें, और इस तरह का काम ना करें कि जिससे किसी के एतमाद को नुकसान पहुँचे और अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने की कोशिश न करें। अवाम की मर्ज़ी का एहतराम करें। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम इमरान खान की बातें कर रहे थे, बता रहे थे इमरान खान क्या कहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी सूरत में भी ये हुकूमत तस्लीम नहीं है। उन्होंने कहा मैं मौलाना फजलुर रहमान को भी बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ को भी, हमजा शहबाज को भी, आसिफ जरदारी को भी, सुन लो हम आपको तस्लीम नहीं करते। और इलेक्शन में जीतने की भी उन्होंने बातें की। इसी हवाले से आज कुछ गुफ्तगू की असद उमर ने। उनकी गुफ्तगू का भी एक टुकड़ा आपको सुनाते हैं, फिर उसमें तबसरा करते हैं कि असद उमर ने क्या कहा। ये सुनिए वो क्या कहते हैं असद उमर। पार्टियां जो हैं उनको सिंबल भी अलॉट करता है। एक सिंबल सियासी पार्टी का इलेक्शन कमीशन अपने आप को भी अलॉट कर दे, क्योंकि वो तो एक इस वक्त सियासी प्लेयर हमें नजर आ रहे हैं। सियासी बयानात जो हैं ये पहली दफा नहीं दिए, इससे पहले भी वो सियासी बयानात दे चुके हैं। इमरान खान जो है वो गलत को गलत कहेंगे। पंजाब के बाई इलेक्शन के अंदर भी डायरेक्ट एसी डीसी की फोन कॉलें जा रही हैं, जो नंबरदार हैं दूसरे ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं उनके पास कॉलें जा रही हैं। हमारे जो लोग इलेक्शन में साथ चल रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, FIR कट रही हैं, गैर कानूनी तबादले भी जारी हैं। 25 मई के बाद 2 जून को इलेक्टोरल रोल्स शाये किए गए हैं, जिसमें हजारों की तादाद में नए वोट भी आ गए हैं। हमारी पिटीशन फाइल कर दी गई है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया है। मज़र बल्ला साहब, मुझे इनकी बातें सुन के ना थोड़ी हंसी भी आती है कि अब इनको लगता है पहली बार ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है PTI को। इससे पहले तो इनको खीर पका के दे दी जाती थी, इनके लिए लोगों को मैनेज किया जाता था। यही कुछ जो अब ये कह रहे हैं कि भुगता जा रहा है, यही दूसरी सियासी पार्टियां भुगतती थीं, वो भी इन्हीं बातों का इल्ज़ाम लगाया करती थीं, जिनको अब इनको सामना करना पड़ रहा है। ये कोई मकाफात अमल का सिलसिला तो नहीं है, ये गोल चक्कर तो नहीं है, सर्कल तो नहीं है, ये कोई हालात। मैं एक और बात करता हूँ जी। गुजारिश ये है कि ये इससे पहले इन्होंने जितने इलेक्शन लड़े वो निगरान हुकूमतों के बाद लड़े या किसी की हुकूमत थी तो लड़े। अब ये है कि निगरान हुकूमत तो है नहीं, ज़ाहिर है एक सियासी पार्टी की हुकूमत है, तो उसमें इन्होंने इशारा तो दुरुस्त किया है कि इलेक्शन का जो ज़ाब्ता अखलाक है उस पर अमल नहीं हो रहा। सही। अच्छा, उन्होंने फ़ौज पर तो तनकीद नहीं की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद इसलिए बनाया है कि इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक पे अमल दरामद करवाए। यही बात हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट में भी कह चुके हैं कि जनाबे वाला जो ज़ाब्ता अखलाक है उस पर अमल होगा। सही है। अब ये बकौल इनके असद उमर के कि AC और DC फ़ोन कर रहे हैं और नंबरदारों को फ़ोन जा रहे हैं और हमारे लोगों पर FIR काटी जा रही है, तो इसमें मैं इलेक्शन कमिश्नर से भी कहूँगा कि जनाबे वाला डॉक्टर साहब आप देखें कि इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की किधर खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरा जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है और IG पंजाब हैं
वो इंतज़ामिया को और पुलिस को रोकें कि इलेक्शन जो है वो होने दें, बजाय इसके कि आप किसी के ख़िलाफ़ FIR करें, बजाय ये कि आपके बंदे हलकों में हमीयत रखने वाले लोगों को फ़ोन करें, तो उनको फ़ोन सियासतदान करें ना, आप क्यों करें? आप तो इंतज़ामिया हैं, सही है, आपका काम है बेहतर इलेक्शन करवाना, तो बेहतर इलेक्शन करवा दिए जाए। सही हो गया जी, बिल्कुल सही। इस हवाले से एहसन इकबाल ने भी कुछ गुफ्तगू की। एहसन इकबाल का एक अपना स्टांस है, एक अपनी बात है, ज़ाहिर है वो हुकूमती नुमाइंदगी करते हैं और वक्तन फ़वक्तन मीडिया पे आके बातें किया करते हैं। एहसन इकबाल ने आज क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। एहसन इकबाल। लोगों को सच्चाई की तकरीरें की और उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा करप्शन की। आज ये बात रिकॉर्ड पे आ गई है कि एक खातून को ब्लैकमेल करके नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया और उसके जरिए अपने सारे नैब के केस, अपने काबीना के नैब के केस बंद करवाए। अगर ये ब्लैकमेलिंग ना होती तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि इमरान खान की आधी काबीना जेल के अंदर होती। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं जी, और ये कहते हैं कि इमरान खान ने खातून को मोहरा बना के अपने घर में, अपनी जगह पे, अपने हाउस में रखा हुआ और उसको ब्लैकमेल किया और उसकी ब्लैकमेलिंग की बुनियाद पे चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। मकसद ये था कि चेयरमैन नैब उनकी काबीना के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें। अगर चेयरमैन नैब उनकी काबीना के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते तो उनकी आधी काबीना जेल में होती। अच्छा, इसकी एक वजाहत तो पहले तो आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब कहते थे कि चाय ना पिएं और आप चाय पी रहे हैं, सही, डॉलर बचाने। यहाँ डॉलर बचाने के लिए। दूसरा, उन्होंने करप्शन की बात की। एहसन इकबाल साहब ने पिछले दिनों खुद फरमाया, पूरी कौम ने सुना कि तरक्याती कामों के साथ साथ करप्शन होती है और तरक्की करप्शन के साथ ही है। सही है। अब उन्होंने ये फरमा दिया है कि आदि भाई, जस्टिस जावेद इकबाल खुद प्रेस में आके कह चुके हैं कि हम साल बसाल मुकदमा चलाते हैं। ठीक है, ये सवाल उनसे भी हुए थे PTI के हवाले से। सही। उन्होंने उनके 2 वज़ीर सब्तैन खान और वो पकड़े भी थे अलीम खान, तो वो उस दौर के केस थे जो काफ लीग का दौर था। ठीक हो गया। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि बेजा तनकीद नहीं किसी पे करनी चाहिए। सही है, बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए और खामखा ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग और इल्ज़ाम तराशी की जो हमारे यहाँ सियासत बिल्कुल एक रवायत बनती चली जा रही है। झूठ की सियासत, इल्ज़ाम की सियासत, नफ़रत की सियासत, जिस तरफ से भी हो, चाहे इमरान खान करें और चाहे हुक्मरान करें, ये बिल्कुल रवा नहीं है। इंसाफ का तराजू जो है वो हाथ से जाना नहीं चाहिए और सच जो है उसका दामन छोड़ना नहीं चाहिए। बातचीत का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले एहसन इकबाल की हम गुफ्तगू आपको सुना रहे थे और उन्होंने जो कुछ कहा उस पर तबसरा करने की कोशिश की, उसका जायज़ा लेने की कोशिश की। फवाद चौधरी ने भी कुछ गुफ्तगू की है आज। फवाद चौधरी ने क्या कहा है उसका एक टुकड़ा सुन लीजिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। फवाद चौधरी। और आप लोग PTI ने नहीं बनाया केस? PTI ने नहीं बनाया केस। तो फिर किसने बनाया ये केस? बस राणा साहब से पूछे। नहीं, वैसे राणा सनाउल्लाह साहब पूछे, खुली बातें हम असेंबली में करते रहे। आपको आफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है? उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कभी समझ गलत किया। शायद आफरीदी साहब ने गलत किया बिल्कुल उनको। देखिए, मैंने तो उस वक्त भी कहा कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से। जो मैंने जब बात की थी तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब जो भी आए थे ANF से। नहीं, ANF के मेजर जनरल साहब थे। जो भी आया था। नहीं, वैसे वो मतलब आपने रोका, मना किया था आपने? मैंने तो बिल्कुल मना किया था। मैंने ये कहा, मैंने जब उनसे क्वेश्चन ही किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है। और वो आपका ख्याल है गलती हुई, नहीं करना चाहिए था? कभी भी नहीं करना जी। मज़हर मल्लाह साहब PTI के सबसे बड़े तर्जमान फवाद चौधरी कहते हैं राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा गलत था, झूठ था। मैंने उसी वक्त काबीना में कह दिया था कि इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे सवालों के वो जवाब नहीं दे सका था शख्स जो आया था और मीटिंग छोड़ के उठ गया था। अच्छा, ये बात वैसे एक हद तक बहुत दुरुस्त है कि फवाद चौधरी जो हैं
ये काबीना में ऐसे रुकन थे जो लगी लिपटी रखे बगैर बात करते थे, और अगर कोई ऐसी बात आ जाती थी जिससे हो सकता है हुकूमत उस वक़्त की नाराज़ होती हो, लेकिन फवाद चौधरी वहाँ कह देते कि भाई जनाबे वाला ये नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। इसमें यह है कि फवाद चौधरी चूँकि वकील भी हैं, बहुत सी बातों को समझते हैं, तो अब ये जो वो बता रहे हैं अफीसर चले गए, चले अफीसर तो चले गए, तो आपके वज़ीर ने क्यों कस्में उठाई? जान अल्लाह को देनी है, तो सब ने भाई अल्लाह को देनी है। कलमा नसीब ना हो अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। ये है अलवी साहब, हर एक ने जान अल्लाह को देनी है। जी हाँ, कोई मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम है, जो भी जानदार है उसने अल्लाह को जान देनी है। अल्लाह ज़ाहिर है मालिक है, बिल्कुल वही है। तो गलत केस नहीं बनाने चाहिए थे। अब ये देखिए उन्हीं के एक कोलीग जो रहे वो कह रहे हैं कि ये मैंने जब सवाल किए, ज़ाहिर है इनके वकीलाना सवाल थे, जाहिर है। तो वो उठ के चले गए। तो भाई आपने फिर वो केस अपने ज़िम्मे क्यों ले लिया आपकी गवर्नमेंट ने? सही है, ठीक है, बिल्कुल। आप उसी वक्त कहते कि ये लोग हैं बनाने वाले, उस वक्त जुर्रत करते। अब ये जुर्रत रंदाना जो है ये हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती से एक बात मैं करने लगा हूँ। हमारे यहाँ जो लोग मसलन वो क्या थे सेक्रेटरी, वो दाद खालिक दाद के क्या था उनका नहीं नाम? वो हाँ दाद ही था, कोई और ही था। जी अच्छा, इसी तरह जो लोग सर्विस में जब होते हैं, जजेस हों या सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, जब सर्विस में होते हैं, अब तो सियासत में भी ये आ गया कि जब आप वज़ीर होते हैं या ओहदे पर होते हैं, उस वक़्त आप सच क्यों नहीं बोल रहे होते, उस वक़्त सच क्यों नहीं बाहर लाते? मैंने बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को देखा, बहुत से जजेस को, साबिक मिलिट्री ऑफिसर्स को, और अब सियासतदानों को भी देख रहा हूँ कि वक्त गुजर जाए तो उसके बाद कहते हैं कि ये सच है तो वो सच है। तो भाई आप उस वक़्त हमें ये भाषण दिया करें जब आप ओहदे पर होते हैं, उस वक़्त आप क्यों नहीं सच बोला करें? ठीक है, वक्त पे सच बोलना चाहिए। ये क्या हुआ कि जब हुकूमत चली गई, जब नहीं रहा, तो बाद में आपने कहा कि जी ये इस तरह था। मैं समझता हूँ कि किसी के ख़िलाफ़ भी, राना साहब ही नहीं, किसी के ख़िलाफ़ भी नाजायज़ मुकदमा नहीं बनाना चाहिए। पिछली हुकूमत या मौजूदा हुकूमत, कोई भी हुकूमत हो, नाजायज़ मुकदमात नहीं बनने चाहिए। जी बिल्कुल सही है। जी मज़हर अल्लाह साहब तैयबा गुल की बात की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी और चेयरमैन नैब पे भी और डीजी जो नैब हैं पंजाब पे, उन पे भी बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए हैं। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? आपका तजुर्बा क्या कहता है? फिर वही बात कहूँगा जो पहले कही है कि ये सच बाद में क्यों बोलना आता है। ये जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जब इस खातून को 1.5 माह रखा गया, तो ये उस वक़्त क्यों नहीं बोली? अब जब वो चले गए और दूसरों के जाने का वक्त आ गया, तो अब ये बोल रही हैं। नहीं वैसे मज़हर बरला साहब खसूसी मेहरबानी थी ना, तो लोग इल्ज़ामात लगाना, देखिए जब तक तस्दीक ना हो। वो सलीम शहजाद साहब को मैं मिला हूँ, जानता हूँ उनको, वो तो बड़े मजहबी से रुझान रखने वाले आदमी हैं। दाढ़ी शाड़ी उन्होंने रखी थी, मेजर नहीं रिटायर्ड पता थे। कि वो सच है या गलत है, ये अल्लाह ताला जानता है या ये फ्रीकैन जानते हैं। मुझे उन्होंने नोटिस वैसे भिजवा दिया है तैयबा गुल को कि आपने मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड किया और गलत इस्तेमाल किया, और ये वो इस टाइप का कोई तो नोटिस। अब देखिए, अब तो ये रिकॉर्डिंग बड़ी इजी हो गई है जी सारी दुनिया के लिए। ऐसे वो अब सोच समझ के बोले, कोई खातून हो कोई मर्द हो, आप इज़्ज़त से बोलें, तकरीम के साथ बोलें। वो मैं समझता हूँ कि वक्त पे सच बोलना चाहिए। ये जो आपने भी बात की ना, अब वक्त गुजर जाए तो उसके बाद कहना फ़लाना इस तरह था तो फ़लाना इस तरह था, ये मुनासिब बात नहीं है। लेकिन उनके इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिर है उस पर कोई ना कोई अमल दरामद तो होना चाहिए ना, कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। ऐसे ही है। ठीक है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। वैसे मैंने देखा है अलवी साहब कि यहाँ जिस पे भी इल्ज़ाम आपने कुछ किया तो अगला इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देता है। पुलिस वालों पे भी इल्ज़ामात लगते हैं और अदारों पे भी, लेकिन अदारों के भी हमारे लोग, FIA हो, पुलिस हो या जितने भी वापडा, कोई भी,
अदारों के हमारे लोग भी बाज़ लोगों को तंग करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अपनी अपनी डोमेन में रहें, अपना अपना काम करें और मुल्क की खातिर काम करें, पाकिस्तान की खातिर काम करें, पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी शान इसी मुल्क से है, हमारी आन इस मुल्क से है। तो मैं समझता हूँ कि इल्ज़ामात कोई भी हों उनके इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। सही, वो जो पहले वाला केस है उस पर भी, इस पे भी। जी, जो भी मुकदमात हैं बिल्कुल उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी इल्ज़ामात हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि सच और झूठ का फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह हो, पता चले कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अगर ये वाकई सच्चे हैं तो जिन पर लगाए जा रहे हैं उनका गला दबाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जज की कुर्सी पे बैठ के, मुनसिफ़ की कुर्सी पे बैठ के अगर इस तरह की हरासानियाँ होती हैं तो फिर मुआशरा किधर जाएगा। और अगर इल्ज़ाम गलत लगाया जा रहा है तो इल्ज़ाम लगाने वाली खातून को फिर नमूना इबरत बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी की ये जुर्रत ना हो कि अगर उसके मतलब का कोई फ़ैसला नहीं आया तो वो जजों को ही उनकी इज़्ज़त को उछालना शुरू कर दे, उन्हीं की इज़्ज़त को दाव पे लगाना शुरू कर दे। आज इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नगहबान।